हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आईटीआई स्टूडेंट के लिए, टेक्निकल जॉब के लिए हमारे चैनल पर सीरीज वो चल रही है। आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आप एक बार वाच करके देख सकते हैं, सारी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, जो लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास से भी हम समय समय पर बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है वो छोटा है और थ्योरेटिकल सिलेबस है वो बड़ा रहता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हेवी रेडियल लोड के लिए उपयुक्त बीयरिंग होता है। हेवी और रेडियल लोड की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या थ्रस्ट बीयरिंग, बाल बीयरिंग, सेल्फ बीयरिंग यानी कि बाल बीयरिंग में जो सेल्फ लाइनिंग बाल बीयरिंग होता है वो है, या फिर रोलर बीयरिंग है। तो कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा हो जाएगा? हेवी और रेडियल लोड लेना है यहाँ पर, तो कौन सा बीयरिंग उपयुक्त रहेगा? थ्रस्ट बीयरिंग, बाल बीयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बाल बीयरिंग या फिर रोलर बीयरिंग? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोलर बीयरिंग। क्या हो जाएगा? रोलर बीयरिंग, यानी कि डी इज द राइट आंसर। रोलर बीयरिंग है वो हेवी लोड को भी ले सकता है और रेडियल लोड दोनों को लिए उपयुक्त रहता है रोलर बीयरिंग। ठीक है, जिसमें नीडल रोलर बीयरिंग आता है, टेपर रोलर बीयरिंग आता है, सेल्फ लाइनिंग रोलर बीयरिंग आता है। ये अलग अलग टाइप के रोलर बीयरिंग के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में दो पार्ट्स में असेंबल किया गया बीयरिंग होता है। कि प्लम्बर ब्लॉक में हमने दो पार्टों में असेंबल किया है कोई बीयरिंग को, तो वो कौन सा बीयरिंग होता है? क्या एडजस्टेबल स्लाइड बीयरिंग होता है, स्प्लिट बीयरिंग होता है, सॉलिड बीयरिंग होता है, या फिर सेल्फ अलाइनिंग बाल बीयरिंग होता है? कौन सा बीयरिंग होता है जो दो पार्टों में बना हुआ होता है, जिसको हम कोई स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में क्या है दो पार्ट्स में बना हुआ होता है, उसको फिर फिट करके दोनों पार्टों को जोड़ करके यूज करते हैं? तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या एडजस्टेबल स्लाइड बीयरिंग होगा, स्प्लिट बीयरिंग होगा, सॉलिड बीयरिंग होगा, या फिर सेल्फ अलाइनिंग बाल बीयरिंग होगा? तो सॉलिड बीयरिंग तो हमारा होगा नहीं, सी आंसर को वैसे ही कट कर दीजिएगा। अब है एडजस्टेबल स्लाइड बीयरिंग या स्प्लिट बीयरिंग या फिर सेल्फ अलाइनिंग बाल बीयरिंग। तो सेल्फ अलाइनिंग बाल बीयरिंग भी नहीं होगा, तो दो आंसर हमारे वैसे ही कट हो गए। और एडजस्टेबल स्लाइड बीयरिंग और स्प्लिट बीयरिंग में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो स्प्लिट बीयरिंग उसको बोला जाता है जो दो पार्टों में बना हुआ होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बीयरिंग का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। बीयरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या शाफ्ट को निर्बाध संचालन के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की बिना बाधा के, बिना कोई रुकावट के शाफ्ट को चलाने के लिए करते हैं? शाफ्ट फिक्स्ड पोजीशन में सहारा देने के लिए, यानी कि शाफ्ट को एक जगह पकड़े रखने के लिए किया जाता है? शाफ्ट को गाइड करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या शाफ्ट को बिना कोई बाधा के चलाने के काम आता है? क्या एक जगह उसको सहारा देता है, एक जगह पकड़े रखता है शाफ्ट को, या फिर शाफ्ट को गाइड करने के काम में आता है, या फिर उपरोक्त सभी? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए डियर फ्रेंड। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो क्या शाफ्ट को निर्बाध संचालन के लिए करने के काम में आता है? बिल्कुल, बिना किसी रुकावट के चलाने के काम में आता है। शाफ्ट फिक्स पोजीशन में सहारा देता है, एक ही जगह पर उसको सहारा देने के काम में आता है, तो ये भी सही हो जाता है। नेक्स्ट है शाफ्ट को गाइड करने के लिए, तो शाफ्ट को गाइड भी करता है,
तो इसलिए क्या यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें है मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर के लिए मटेरियल होता है। मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के लिए इंडिकेटर के लिए मटेरियल कौन सा होता है? कास्ट स्टील होता है, कार्बाइड, डायमंड या फिर टूल स्टील। तो क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पहले भी आया था सरफेस इंडिकेटर का, सरफेस मेजरिंग टूल का आया था, वहाँ पर सरफेस मेजरिंग इंडिकेटर का आया था, अभी सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर का है। तो इसमें क्या दिया है कि कास्ट स्टील होगा, कार्बाइड होगा, डायमंड का होगा या फिर टूल स्टील का बना हुआ होता है। तो ये किसका बना होता है? इंडिकेटर जो बना हुआ होता है, पहले पॉइंटर की बात की गई थी जो डायमंड का बना हुआ था हमारा। तो इंडिकेटर ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? कास्ट स्टील होता है, कार्बाइड होता है, डायमंड होता है या फिर टूल स्टील होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कार्बाइड का बना हुआ होता है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, कार्बाइड का बना हुआ होता है। सरफेस इंडिकेटर है वो कार्बाइड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, गेजों की लेपिंग के लिए प्रयुक्त एब्रेसिव कौन सा होता है? गेज की लेपिंग करनी है हमें, तो कौन सा यूज़ करेंगे? क्या बोरोन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर डायमंड का यूज़ करते हैं? गेजों की लेपिंग की यहाँ पर बात की गई है, तो ए, बी, सी और डी में से किसका राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। क्या बोरोन कार्बाइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, सिलिकॉन होगा या फिर डायमंड होगा? तो किसका यूज है वो गेजों की लेपिंग के लिए किया जाता है? तो बोरोन कार्बाइड का यूज है वो गेजों की लेपिंग के लिए एब्रेसिव के रूप में यूज करते हैं बोरोन कार्बाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होनिंग का। इसमें दिया हुआ है होनिंग करते समय होनिंग मशीन का संचालन होता है। होनिंग मशीन का संचालन है वो कैसे होता है? क्या वर्टिकल पोजीशन में होता है, वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में होता है या फिर हॉरिजेंटल मोशन में होता है? तो होनिंग की बात यहाँ पर की गई है। होनिंग मैंने आपको बताया था ओनली सिलेंड्रिकल सरफेस पर की जाती है। तो क्या उसमें वर्टिकल पोजीशन में होनिंग करते हैं यानी कि ऊपर नीचे, या फिर वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग यानी कि साथ में ऊपर नीचे होगा, साथ में घुमावदार भी होगा? क्या ओनली रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ओनली घुमावदार में, या फिर हॉरिजेंटली, या फिर आगे पीछे उसमें मूवमेंट करता है? होनिंग की यहाँ पर बात की गई है। होनिंग ओनली सिलिंड्रिकल सरफेस पर की जाती है, जबकि लेपिंग है वो प्लेन सरफेस पर और सिलिंड्रिकल सरफेस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे भी घूमता है, साथ में रोटेट भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, आज का 7 नंबर क्वेश्चन, किस मेटेलिक कोटिंग में क्रोमियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है? किस मेटेलिक कोटिंग में, किस मेटल की कोटिंग चढ़ाने में, कोटिंग करने के लिए क्रोमियम पाउडर का यूज़ करते हैं? क्या क्लेडिंग में, कैलोराइजिंग में, सेरोडाइजिंग में या फिर क्रोमाइजिंग में? किस में क्रोमियम की कोटिंग चढ़ाई जाती है? किस जिसमें क्रोमियम पाउडर की कोटिंग चढ़ाते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है उसके बारे में पूछा गया है। क्या क्लेडिंग कहते हैं, कैलोराइजिंग कहते हैं, सेराडाइजिंग कहते हैं या फिर क्रोमाइजिंग कहते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जिंक की कोटिंग चढ़ाना, एल्यूमिनियम की कोटिंग चढ़ाना, क्रोमियम के पाउडर की कोटिंग चढ़ाना, तो इन सबको क्या कहते हैं?
तो क्रोमियम के पाउडर की कोटिंग को बोला जाता है क्रोमाइजिंग। क्या बोलेंगे? क्रोमाइजिंग, यानी कि डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्रोमियम के पाउडर की कोटिंग को चढ़ाने की क्रिया को बोलते हैं क्रोमाइजिंग। वहीं पर जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं तो उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर। इसमें दिया है लेपिंग के लिए हार्ड एब्रेसिव है। लेपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें हार्ड एब्रेसिव और सॉफ्ट एब्रेसिव का चुनाव करते हैं हमारे जो टूल मटेरियल होता है, सॉरी उस जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हार्ड एब्रेसिव कौन सा है? लेपिंग की बात की गई है। क्या डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो लेपिंग के लिए हार्ड एब्रेसिव यहाँ पर कौन सा हो जाता है? क्या डायमंड होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर डायमंड और बोरोन कार्बाइड दिया हुआ है। तो अभी अब बताइए ए और सी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? दो ऑप्शन आपके पास में, फटाफट से कमेंट कीजिए। ए और सी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या डायमंड होगा या फिर बोरोन कार्बाइड होगा? तो क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? लेपिंग के लिए एब्रेसिव की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर हार्ड एब्रेसिव पूछा गया है। और हार्ड एब्रेसिव की मैं अगर बात करूँ तो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड एब्रेसिव हमारा होता है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर। इसमें दिया है नट डायमेंशन को खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नट डायमेंशन को खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है बोल्ट के हेड के द्वारा, बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर के द्वारा, बोल्ट के पिच डायमीटर के द्वारा और बोल्ट के कोर डायमीटर के द्वारा। नट डायमेंशन को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? बोल्ट के हेड के द्वारा, बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर के द्वारा, बोल्ट के पिच डायमीटर के द्वारा या फिर बोल्ट के कोर डायमीटर के द्वारा। तो नट की डायमेंशन की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या बोल्ट के हेड होगा? तो बोल्ट का हेड है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर होगा, बिल्कुल हो सकता है। बोल्ट का पिच डायमीटर हो सकता है और बोल्ट के कोर डायमीटर भी हो सकता है। तो बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि हम नट की डायमेंशन को दर्शा सकते हैं? तो नट की डायमेंशन को हम दर्शाते हैं बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर से। बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर से हम दर्शाते हैं नट की डायमेंशन को। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया हुआ है कि वर्कशॉप गेजों को खालिस्तान तापमान पर रखा जाता है। वर्कशॉप गेजों को क्या 10 डिग्री पर रखते हैं, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है वो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वर्कशॉप गेजों को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, या फिर जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? कई बार पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर कितना रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? वर्कशॉप गेजों का टेम्परेचर पूछा गया है। इसके अलावा पूछ सकता है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 20 डिग्री इज द राइट आंसर। यानी कि वर्कशॉप गेजों को टेम्परेचर पूछे कि कितने तापमान पर चेक करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 20 डिग्री रखा जाता है। अगर इस पर टॉलरेंस की बात करें तो 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री इस पर टॉलरेंस दी जाती है। और रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो 20 डिग्री ही सेंटीग्रेड रखा जाता है, उस पर भी 0 प्लस माइनस 2 डिग्री की टॉलरेंस है वो दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो लाइक करना ना भूलें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और डियर फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए,
ताकि हर शाम 8 बजे जब भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, हर शाम 8 बजे हमारी वीडियो है वो पब्लिश होती है, देखना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।